हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम के मॉड्यूल ए का यूनिट 7 का पार्ट 6, जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स ऑन अदर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है फ्रेंड्स वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो जो भी लोन होता है फ्रेंड्स, जो हम कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, बायर्स क्रेडिट लोन देते हैं, सप्लायर्स क्रेडिट लोन देते हैं, बॉन्ड्स लोन फ्रॉम ओडीएस मल्टीलैटरल एजेंसीज को अगर कोई लोन देते हैं तो वो सारे जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में कैटेगराइज होते हैं। बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट जो होते हैं फॉर 3 इयर्स एंड अबव, वो भी ईसीबी के कैटेगरी में आते हैं। अभी ईसीबी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अंडर ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट और दूसरा होता है एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरा अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में जो होता है रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगर कोई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके लिए आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये ऑटोमेटिक रूट जो होता है ये इंडिविजुअल ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके लिए अवेलेबल नहीं होता है। Internationally recognized sources such as bank, capital market, export credit agency, supplier of equipment, etc. may raise fund from this route. तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड अंडर दिस रूट, मैक्सिमम अमाउंट हम कितना रूट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। तो इसमें फ्रेंड्स $20 मिलियन जो है विद अ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स का उसमें मैच्योरिटी पीरियड होगा एवरेज, और $20 मिलियन, और 20 मिलियन से अबव अप टू 500 मिलियन तक एवरेज मैच्योरिटी 5 इयर्स। तो ये दो तरह के जो है लोन वो इसमें रूट किए जा सकते हैं। इसमें बोरोवर जो होता है उसको रिकॉग्नाइज्ड लेंडर के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है कि वो ईसीबी के थ्रू जो है फंड रेज करना चाहता है, और यहाँ पे आरबीआई की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में क्या है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंसिंग या एक्सपोर्ट क्रेडिट में डील कर रही है, तो बैंक और इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है टेक्सटाइल या स्टील सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग, ये 3 तरह का कंपनी हो गया फ्रेंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंसिंग जैसे टेक्सटाइल या स्टील के लिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर कोई लोन दे रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो अप्रूवल पहले से रहता है, और ये ऑटोमेटिक रूट में कैटेगराइज नहीं होती है। तो इस तरीके के जो बोरोवल फंड होते हैं ओवरसीज मार्केट में वो अप्रूवल रूट में कैटेगराइज होते हैं। Issuance of guarantee, stand by letter of credit, letter of undertaking, letter of comfort by financial banks or financial institution for raising ECB is not allowed except permitted by Reserve Bank of India। यानी कि ये सारी चीज़ों के लिए भी आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत है, तभी वो ईसीबी जो है वो रेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रूवल रूट के अंदर कैटेगराइज होंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ADR। फ्रेंड्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का शेयर ही होता है जो कि हमारे इंडियन कंपनीज में बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो पैसा लगा होता है, या वो अपना शेयर जो है इंडियन कंपनीज में परचेज करते हैं अपना पैसा लगा के, तो उसी को हम लोग ADR या GDR कहते हैं। तो ADR जो है इसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। ये क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपिटल मार्केट में यूएसए इसको इशू करता है। रिसीट और ए सर्टिफिकेट इशूड बाय अ यूएसए बैंक रिप्रेजेंटिंग टाइटल टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए नॉन यूएस कंपनी फ्रीली ट्रेडेड इन द यूएसए। तो ये जो है जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, यूएस की जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी दूसरे देश की कंपनी में जो है वो मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के शेयर सर्टिफिकेट को हम लोग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं, और ये यूएसए में फ्रीली ट्रेड, इसके ऊपर ट्रेड भी किया जा सकता है। अभी ADR जो है वो भी 2 तरीके के यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं फ्रेंड्स। पहला है अनस्पॉन्सर्ड ADR। तो इसमें क्या होता है कि जो डिपॉजिटरी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स किसी एक बैंक से है, और ये डिपॉजिटरी जो है वो अमेरिका की कंट्री में भी होगा, और जिस कंट्री के कंपनीज में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे भी इसका एक सब्सिडियरी डिपॉजिटरी जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये डिपॉजिटरी जो होते हैं उनको ADR रजिस्टर करना होता है विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ जो है वो रजिस्टर करके वो ADR को रजिस्टर कर सकते हैं। विच इज़ द मेन सिक्योरिटी रेगुलेटर इन यूएसए। यूएसए में जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है वो कौन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन।
However, as the ADRs are not initiated by the company concerned, the depository may not be able to fulfill the reporting requirements of the ACC. तो ADR जो है, जो कंपनी इनिशिएट नहीं करती है, तो डिपॉजिटरी जो है इस तरीके के ADR को ACC के रिक्वायरमेंट्स में रिपोर्ट करने में फुलफिल नहीं होती है, तो इस तरीके के ADR को हम लोग अनस्पॉन्सर्ड ADR कहते हैं। और ADR का जो ट्रेडिंग होता है फ्रेंड्स, वो स्टॉक एक्सचेंज इन USA में होता है, जिसको कि हम लोग नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इसके ऊपर ट्रेडिंग किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड ADR। स्पॉन्सर्ड ADR क्या है? ये भी जो कंपनी एक्टिवली होती है वो इशू करती है USA के ADR में, चूजिंग ए सिंगल डिपॉजिटरी बैंक विच अज्यूम सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिविडेंड पेमेंट। यहाँ पे जो डिपॉजिटरी बैंक होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, किस लिए? वो डिविडेंड पेमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो इस तरीके के ADR को हम लोग स्पॉन्सर्ड ADR कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग द ADR आर बोर्न बाय द इशूइंग कंपनी। अगर कोई कंपनी जो है जो ADR इशू कर रही है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बोर्न करना पड़ेगा। द प्रोसीड्स ऑफ द ADR इशूड आर ऑल्सो रिसीव्ड बाय द कंपनी, और जो भी प्रोसीड्स होंगे वो कंपनी रिसीव करेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ADR विथ ACC इज नॉट कंपल्सरी, और स्पॉन्सर्ड ADR में ADR को ACC के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता है। नॉट एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अनरजिस्टर्ड ADR जो होते हैं वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग नहीं होती है। हाउएवर ट्रेडिंग इन सच ADR मे टेक प्लेस ऑन द नैस्डैक बुलेटिन बोर्ड। लेकिन इसके ऊपर जो है ट्रेडिंग आप कर सकते हैं नैस्डैक बुलेटिन बोर्ड में। इफ द ADR आर टू बी रजिस्टर्ड विथ ACC। अब अगर ADR जो है वो ACC के थ्रू रजिस्टर्ड अगर रहे तो क्या होगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ US जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड फुलफिल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द US स्टॉक एक्सचेंज। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा कंपनी का वो उसको प्रिपेयर करना होगा, और US जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करेगी, और US स्टॉक एक्सचेंज में उसकी जो लिस्टिंग होगी वो इसी उसके लिए ये जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है US GAAP के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी फ्रेंड्स ADR की ही तरह है। ADR जो है वो अमेरिका में होता है, और ये जो है ये अदर देन कंट्रीज में इसको हम लोग करते हैं। ये भी एक डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूरोप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है, या प्राइवेट प्लेसमेंट इन USA। द शेयर्स आर एक्वायर्ड बाई अ बैंक इन यूरोप विच देन इशू इन ओन रिसीट और सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो शेयर्स होती है वो डिपॉजिटरी या बैंक जो भी है वो उसको इशू करती है, तो इसी को हम लोग रिसीट या सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। दिस बैंक इज कॉल्ड ए डिपॉजिटरी। जो बैंक इसको इशू करेगी उसको हम लोग डिपॉजिटरी कहते हैं, और जो सर्टिफिकेट इशू करती है उस सर्टिफिकेट को हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। इन शॉर्ट GDR, और शॉर्ट में उसको हम लोग GDR कहते हैं। दिस GDR कैन बी ट्रेडेड ऑन द यूरोपियन एक्सचेंज, और ये GDR जो है वो यूरोपियन एक्सचेंज में ट्रेडेबल होता है। अभी यहाँ पे GDR के कुछ मेन फीचर्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो GDR डू नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द इशूइंग कंपनी, द अंडरलाइंग शेयर्स अपीयर इन इट्स बुक। ये क्या है कि इशूइंग कंपनी के बुक में अपीयर नहीं होती है, लेकिन अंडरलाइंग शेयर्स जो होते हैं वो इसके बुक में अपीयर होंगे। इशूइंग कंपनी कलेक्ट्स द GDR प्रोसीड्स इन फॉरेन करेंसी। जो भी कंपनी इशू करती है वो GDR के प्रोसीड्स को फॉरेन करेंसी में कलेक्ट कर सकती है। होल्डर हैज़ द ऑप्शन टू कन्वर्ट द GDR एंड होल्ड द अंडरलाइंग इक्विटी शेयर। होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो GDR को कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर्स में। नॉर्मली लिस्टेड ऑन लग्जमबर्ग एक्सचेंज एंड ट्रेडेड एट 2 अदर प्लेसेस बिसाइड। ये नॉर्मली लग्जमबर्ग एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, और 2 जगहों पे भी इसकी जो है वो ट्रेडिंग होती है। एक है OTC मार्केट इन लंदन, और दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट इन USA। यानी USA, लंदन और लग्जमबर्ग एक्सचेंज में ये ट्रेडिंग की जा सकती है। GDR डज नॉट इंटाइटल द होल्डर में वोटिंग राइट्स। होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। द होल्डर गेट द वोटिंग राइट्स व्हेन ही प्रेफर टू कन्वर्ट GDR इनटू अंडरलाइंग शेयर्स। उसको तब तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी, जो इंटाइटल्ड है होल्डर है उसको वोटिंग राइट्स कब मिलेगी? जब वो अपने GDR को शेयर में कन्वर्ट कर लेगा। GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ये गवर्न होती है। GDR में भी एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम कंपेयर टू डोमेस्टिक शेयर प्राइसेस, और ये भी डिस्काउंट या प्रीमियम पे जो है वो इशू की जा सकती है। GDR मार्केट इज ए ग्लोबल वन। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, GDR ग्लोबली मार्केट में जो है वो मार्केटेबल है।
एक्सपोज टू इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, और इसीलिए इसके ऊपर इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन जो होता है एक्सचेंज रेट का वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। फ्रेंड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो इस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे कि जो परचेजर होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फंड रेज करने के लिए, और ये इक्विटी रिलेटेड होता है, ये कन्वर्टिबल होता है। आप इसको पार्टली कन्वर्ट कर सकते हैं या फुल कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी ऑफ द इशूइंग कंपनी एट ए लेटर डेट। जिस कंपनी ने आपको इशू किया है आप उसको इक्विटी में, इसको लेटर डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिव राइट टू द होल्डर टू कन्वर्ट द अमाउंट इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री एग्रीड प्राइस। यहाँ पे एक प्री एग्रीड प्राइस होता है जिसमें कि होल्डर जो है वो अपने जो उसने अमाउंट जो लगा रखा है फॉरेन करेंसी अमाउंट उसको वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। द बॉन्ड होल्डर वुड एक्सरसाइज द राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। अगर उसका एक्सरसाइज प्राइस जो है वो इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज द बॉन्ड होल्डर वुड लाइक टू गेट बैक द मनी फ्रॉम द इशूअर, या फिर अगर उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो जो बॉन्ड होल्डर है वो उसको कंटिन्यू करेगा और बाद में वो इशूअर से इसके बदले में जो है पैसे रिडीम कर सकता है। इंडियन कंपनीज आर फॉलोड टू इशू FCCBs इन टर्म ऑफ RBI गाइडलाइंस। इंडियन कंपनीज भी जो है FCCB इशू करती है, लेकिन वो एज पर टर्म्स ऑफ RBI गाइडलाइंस जो है वो इशू की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल B के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।